together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है आमोजिश। आदाब दोस्तों, हमारे प्रोग्राम आमोजिश में आपका खैर मकदम है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्रिटिकल थिंकिंग यानी तंकीदी सोच। हमारे साथ स्टूडियो में इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नुशैबा अंजर। मैम, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। इससे पहले कि हम मैम से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं मैम का मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश करना चाहता हूं। डॉक्टर नुशैबा अंजर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन संभल, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। मैम अच्छा खासा तदरीसी तजर्बा और बहुत सारी किताबों और रिसर्च पेपर और आर्टिकल के मुसन्निफ़ा हैं। मैम, सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे या जिस सवाल पे आपसे बात करना चाहते हैं वो ये है कि तंकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग से क्या मुराद है? आप इससे क्या समझती हैं? देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग को समझने के लिए पहले ये बहुत ज़रूरी है और अहम है कि हम ये समझ लें कि सोच क्या चीज़ है। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग तनकीदी सोच से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सोच क्या है और सोच क्यों ज़रूरी है। हम इंसान जो हम ये कहते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं या हम जानवरों से मुख्तलिफ कैसे हैं, तो वो एक वाहिद सोच, रीज़निंग, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है जो हमें उनसे अलग बनाती है। तो इसीलिए ये सोच अपने आप में बहुत अहम है। किसी चीज़ की हमें तारीफ़ करनी है या हम जी, आप देखिए पोएट्स होते हैं या पेंटर्स होते हैं या कोई जो भी कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो उसको करने के लिए हमें सोचना ज़रूरी है। जी, यहाँ जी, तक कि हम किसी चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं। आप जी, मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, कोई कलर है, कोई डिज़ाइन है या फिर कोई चीज़ जो हमें बहुत डिफरेंट लगती है, हमारी आँखों को अच्छी लगती है, तो उसको पसंद करना और उसको एप्रिशिएट करना, उसके लिए भी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सोच है वो एक बेसिस है। हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग है हमारी, जिसमें से एक क्रिटिकल थिंकिंग भी है। तो इसीलिए जी। मैं सोचती हूँ कि पहले ये जानना और समझना ज़रूरी है कि सोच क्या है। सोच और क्या है? सोच हुँ, जी, और साइकोलॉजी में सोच को ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि सोच को जी, किस तरह से डिफ़ाइन किया जाए, है ना? क्योंकि ये कोई हर हम कहते हैं हर इंसान की सोच अलग होती है। अलग तो होती है। इसलिए जी, जी। तो ये इसमें इनफ़रादियत है, ये इंडिविजुअल डिफ़रेंस है। तो कोई सोच को किस तरह से डिफ़ाइन करता है, कोई ये कहता है कि हमारी अंदर जो भी सरगर्मियाँ चलती हैं, ये हमारी सोच होती है, ये हम जो भी आइडियाज़ चलते हैं, उसको हुँ, जिस तरह से हम अपने रवैये में रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो वो सोच होती है। कोई जी, कहता है कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी
की जो सारी सरगर्मियाँ होती हैं, जो हम यानी कहते हमारी हैं कि वसूली सलाहियतें कह सकते हैं। जी, जी। सारी जो हमारी सलाहियत होती है, तो हुँ, वो सोच है। तो इसीलिए ये सोच अपने आप में थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत अहम है। और ये शायद हमें तब समझ में आएगा कि जब हम इसकी जो किस्में हैं, सोच की जो किस्में हैं, हम उसके बारे में भी जान लेंगे। तब हमें मुझे लगता है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है, तनकीदी सोच है, उसके बारे में बेहतर समझ में आएगा कि जी। ये क्या चीज़ है। तो आप मैम इसकी वज़ाहत करना चाहेंगी कि हम तनकीदी सोच को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? यानी इसके कितनी अक़साम हैं, कितने टाइप्स हैं? उसके बारे में आप रोशनी डालें मैम। जी, देखिए सोच की बहुत सारी किस्में हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हम ये कहते हैं परसेप्चुअल सोच होती है, परसेप्चुअल थिंकिंग, या फिर परसेप्चुअल हम उसको कॉन्क्रीट थिंकिंग भी कहते हैं, जो हम कहते हैं कि मजर्रत है ये एक तरीके जी, तो कॉन्क्रीट थिंकिंग या परसेप्चुअल सोच जो हमारी है, वो कैसे डेवलप होती है? वो ऐसे डेवलप होती है कि हमारे जो रोज़मर्रा के जो एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो हमारी परसेप्चुअल सोच को डेवलप करती है कि जैसे हमने कोई गरम बर्तन छुआ तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ गरम है। तो ये हमारी सोच हो जाएगी कि ठीक है, कोई कोई चीज़ अगर बर्नर पर है या आग पर है, तो वो हुँ, आग गरम है, या अगर कोई उसके कॉन्टैक्ट में है, तो वो भी चीज़ हमें गरम महसूस होगी। तो ये हमारी सोच में यानी जो डेवलप हो ठोस जाती चीज़ें होती हैं उसको हम टच करके पता करते हैं तो उससे हमारी है। एक तरीके का ख़्याल डेवलप होता है, थिंकिंग डेवलप होती है। जी, जी, तो हुँ, वो हमारी परसेप्चुअल या हम उसको कहते हैं कि वो कॉन्क्रीट सोच होती है। फिर दूसरी तरह की सोच जो हम कहते हैं कि वो परसेप्चुअल या कॉन्क्रीट से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं उसमें, तो वो हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसमें कि हमारे आइडियाज़ आ जाते हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें आप ये देखिए कि जो बच्चों में जो है, जो पैदा हुए हुए बच्चे होते हैं, उनके अंदर परसेप्चुअल या फिर कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, कॉन्क्रीट सोच होती है। वो इसलिए क्योंकि वो जो देखते हैं उसको महसूस करते हैं, उसको उसके बारे में सोचते हैं और जानते हैं, क्योंकि उनके अंदर हम जैसे पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है। तो हुँ, आपने देखा होगा कि बच्चों को हम किस तरह से डील करते हैं कि बहुत सारे वालिदैन जो बच्चों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो उनको नुकसान पहुँचा सकती है, तो उसको हुँ, छुपा देते हैं, है ना? छुपा और देते हैं, छुपा हाँ। के हम कहते हैं कि वो चीज़ नहीं है, तो वो भूल जाते हैं। तो क्योंकि वो चीज़ सामने नहीं है, वो उसको देख नहीं सामने सकते, उनकी महसूस चीज़ें जो आती हैं उस हिसाब से उनकी थिंकिंग या सोच डेवलप होती है बच्चों में। जी, हुँ, तो ये तो कॉन्क्रीट सोच है, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो हमारी ग्रेजुअली जैसे-जैसे हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हमारा ज़हन डेवलप होता है, तो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप होती है, जिसमें हमारे आइडियाज़ जो भी हमारी सोच होती है, वो मुबनी होती जी, है हमारे आइडियाज़ पर, या फिर हम सोचते हैं कि जो हम चीज़ों को एसोसिएट करते हैं किसी चीज़ से। जी, कोई इवेंट हुआ है, तो क्या अच्छा पहले भी ऐसा हुआ था, तो अब जो हमारी सिचुएशन है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो ये हमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में भी मदद करती है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम इसको थिंकिंग कहते हैं। कहते हैं। फिर एक जो कि मुझे लगता है कि बहुत अहम है, ख़ास तौर से दर्स व तदरीस में, वो होती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, अक्कासी सोच, अक्कासी जो सोच। जो कि बहुत अहम है। हुँ, उसमें क्या होता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में कि हम चीज़ों को लॉजिकली सोचते हैं। हमारे साथ कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है, जी, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? जी, एक दर्स व तदरीस का अमल जो है वो अंजाम दिया गया, तो हुँ, उसपे किस तरह से टीचर रिफ्लेक्ट करता है कि मैंने जो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, टीचिंग टेक्निक्स का, मैंने मेथोडोलॉजी का जो इस्तेमाल किया, जी, उसका जी। मेरे तुलबा पे क्या क्या असर हुआ है, असर या असर फिर हुए? हाँ, हमें हाँ, ये मुअस्सर था कि नहीं? और हुँ, स्टूडेंट्स किस तरह से उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो वो किसी चीज़ से टकरा के वापस आती है वापस ना? आती है। तो वो जो सोच वापस आ रही है, ये अब वो किसी आपके रवैये की, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो टीचिंग है, अ, टी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, हमारे रवैये में तब्दीली। तब्दीली और है। जब हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो क्लासरूम में जो हम मकासद लेके जाते हैं, जो टीचर एक मकासद उसको फ्रेम करते हैं,
तो वो बिहेवियरल टर्म्स में हम लिखते हैं कि बच्चों के रवैये में क्या क्या तब्दीली आई। तब्दीली होने वाली है? जैसे मैं मैथमेटिक्स की टीचर हूँ, तो मैं ये सोचूं कि अगर मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी या समझाऊंगी तो बच्चों के रवैये में क्या तब्दीली आएगी, वो क्या उनके अंदर कौन सी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, तो हम बिहेवियरल टर्म्स में ही देख सकते हैं। उनको डिफाइन वही करते हैं। रिफ्लेक्शन है, वही रिफ्लेक्शन है कि क्या वो तब्दीली हम देख पा रहे हैं बच्चों के रवैये में, और बच्चे भी किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपकी इवन आपकी प्रेजेंस को किस तरह से बच्चे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह से परसीव किया, किस तरह से समझा, और फिर वो किस तरह से अपने रवैये के जरिए दिखाते हैं। जैसे कि कुछ बहुत सख्त टीचर्स होते हैं तो बच्चे बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं खुद ब खुद, आप उनको पनिशमेंट नहीं दीजिए, आप कुछ मत कहिए, लेकिन कुछ आपकी पर्सनैलिटी को वो इस तरह से परसीव कर लेते हैं, वो खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाते हैं। या फिर कुछ बच्चे जो हैं कुछ टीचर्स से बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत उनको बहुत अप्रोचेबल वो फील करते हैं कि हाँ ये टीचर जो है हम इनसे अपनी मसलों को शेयर कर सकते हैं, या ये अप्रोचेबल हैं, हम इनसे जाके बात कर सकते हैं, तो बच्चे उस तरह से अपने रवैये के जरिए दिखाते हैं। तो वो एक तरह की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है जो ग्रेजुअली हमारे अंदर डेवलप होती है, जिसके लिए हमारे अंदर कॉन्क्रीट थिंकिंग भी होनी चाहिए और हमारे अंदर परसेप्चुअल थिंकिंग भी होनी चाहिए। जी। मैं बात करूंगी नेक्स्ट क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए क्रिएटिव थिंकिंग जो हम कहते हैं कि किसी चीज की तश्कील करना, क्रिएट करना, या फिर हम ये कहते हैं कि क्रिएट करना या फिर कंस्ट्रक्ट करना। तो क्रिएटिव थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो हमें लगता है कि शायद जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं उन्हीं के पास क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जबकि ये हमारी गलत सोच है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी मौजूद है ना। बस कमी इस बात की है कि हम उसको पहचान नहीं पाते, उसको निकाल नहीं पाते उनके अंदर से। एग्जैक्टली। अब हम ये सोचते हैं कि अगर क्लास में साइंस की कोई क्लास चल रही है और किसी बच्चे ने एक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बना दिया, तो हमें लगता है कि ये क्रिएटिविटी जो बाकी हमारे जो तुलबा मौजूद हैं क्लास में, मान लीजिए 20 बच्चों की क्लास है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं या टीचर्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं या बच्चे भी अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि हम भी ये कर सकें, हमारे अंदर भी ये क्रिएटिव स्किल होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हर बच्चे के अंदर अपनी एक अलग क्रिएटिविटी, अलग तरीके की होती है, अलग तरीके की, सबके अंदर डिफरेंट सलाहियत है। अब अगर सभी बच्चे साइंटिस्ट होते या कोई मतलब इस तरह की सलाहियत रखते कि कोई नई चीज को तश्कील कर सकें या तामीर कर सकें, तो हमारे पास म्यूजिशियंस नहीं होते, हमारे पास पेंटर्स नहीं होते, हमारे पास राइटर्स नहीं होते, है ना। तो हर किसी की एक अलग क्रिएटिव स्किल होती है। और क्रिएटिव थिंकिंग एक ऐसी चीज है, जरूरी नहीं है कि हर इंटेलिजेंट पर्सन जो है उसके पास क्रिएटिव थिंकिंग हो, या हर क्रिएटिव थिंकिंग वाला इंसान जो है बहुत ज्यादा जहानत। तो ये वाइस वर्सा वो है। तो मैम यहाँ पे रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। सामईन आप हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे। You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to History's Mysteries. दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका वेलकम है। मैं हूं आपका मेज़बान उबैद और आज हम जानेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में। दोस्तों, अमेरिकी इनकलाब 1775 से 1783 तक चलने वाली एक तारीखी जंग थी, जिसमें अमेरिका के 13 बरतानवी नौ आबादियत यानी कॉलोनीज़ ने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की। दोस्तों, ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब अमेरिकी आवाम ने बरतानवी हुकूमत के सख्त टैक्सों और कवानीन के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1776 में अमेरिका ने आज़ादी का ऐलान किया, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस जंग में अमेरिका को फ्रांस और दीगर ममालिक की मदद मिली। कई सालों की जद्दोजहद के बाद 1783 में एक मुआहदे के ज़रिए बरतानिया ने अमेरिका को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया।
ये इनकलाब दुनिया की तारीख में एक बड़ी तब्दीली का नुक्ता आगाज़ था, जिसने जमहूरियत और आज़ादी के नए ख़यालात को फ़रोग़ दिया। आज अमेरिका एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है और इसकी बुनियाद इसी इनकलाब पर रखी गई थी। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज़ अपने मेज़बान उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग पर। हमारे साथ डॉक्टर नुशैबा अंजर बनी हुई हैं। मैम, आप क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात कर रही थी। अब क्रिटिकल थिंकिंग की आप वजाहत कर दें कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है और उससे क्या मुराद है। जी, मैं नेक्स्ट उसी पर ही आने वाली थी कि क्रिएटिविटी के बाद क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज़ होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी तनकीदी, हम कहते हैं तनकीदी सोच है, जिसमें हम गौर व फ़िक्र करते हैं, किसी मसाइले का हल ढूँढते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी चीज़ भी है जिसमें जो हमारे जो पर्सनल, हम ये कह सकते हैं कि हमारे हर इंसान की कुछ अपनी ओपिनियंस होती हैं, या हमारे किसी भी चीज़ को लेके कुछ तासुरात होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, या हम कहें प्रेजुडिस भी होते हैं कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं। ये एक इंसानी फितरत है। और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ों के पीछे रीज़न होता है, कुछ चीज़ों के पीछे रीज़न नहीं होता है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी सोच है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर हम किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो आखिर उसके पीछे लॉजिक क्या है, मंतक क्या है। अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या मंतक है। दूसरा ये कि क्रिटिकल थिंकिंग में हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को फॉलो करते हैं, हम कन्वर्जेंट थिंकिंग को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने माइंड को, हम अपने ज़हन को फ्री रखते हैं और फ्रीडम देते हैं कि हम हर एस्पेक्ट, या मान लीजिए आपका कोई मसाइला है तो हर तरीके से आप उसका हल ढूँढ सकें, और हर उसका जो सॉल्यूशन हम किसी भी प्रॉब्लम का ढूँढते हैं, तो वो हम ये एनालाइज़ भी करते हैं कि आखिर ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। ये फ़ायदेमंद है भी कि नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन सोचे हैं और उसमें एक भी काम का नहीं है आपका। तो हमारी जो आपके सॉल्यूशंस हैं या जो सोच है हमारी, वो लॉजिक पे मबनी होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या बेशक, वजूहात हैं, क्या वजूहात नहीं हैं। जी, बेशक। और ये कि वो एक सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज़्ड होनी चाहिए। आपने जो भी सॉल्यूशन निकाला है अपने प्रॉब्लम का, या फिर आप जो भी किसी भी इश्यू के बारे में कुछ भी सोचते हैं, तो वो आप क्यों सोच रहे हैं और किस तरह से अपने आइडियाज़ को आप, क्योंकि हम कह रहे हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग है, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे उसके पहलू के बारे में आप उसको जाँचते हैं कि क्या ये भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है, तनकीदी सोच, वो आज के दौर में हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम कोई पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि अपनी जी। लाइफ में, अपनी ज़िंदगी के हर मरहले पे हमें क्रिटिकल थिंकिंग की, तनकीदी सोच की ज़रूरत है। जी। आगे हम और भी जैसे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि किस-किस तरह से, कौन-कौन से एरियाज़ में हम क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तनकीदी सोच का। ओके। तो ओके क्रिटिकल मैम, थिंकिंग, जी। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। नाजरीन, आप हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे जल्दी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे रुकेंगे हम। दोस्तों, यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे। ओके, ठीक है।
मैडम यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिर से अच्छा मैडम, हम एक अच्छे मौजू पर बहस कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्दी ब्रेक के बाद लौटेंगे। ठीक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग पर। हमारे साथ बनी हुई है डॉक्टर नुशैबा अंजर। मैम, हम तनकीदी सोच के बारे में बात कर रहे थे, तो जो तनकीदी सोच के स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में आप रोशनी डालें, उसकी वजाहत करें कि इसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। देखिए, तनकीदी सोच या जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इसके बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो हर चीज़ के कुछ कुछ मयारात होते हैं, है ना? कुछ मयार होते हैं। हम अपनी तरफ से ये नहीं कह सकते कि ये, जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है, खूबसूरत है, तो यहाँ तक कि उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आप किसी चीज़ को क्यों खूबसूरत कहेंगे। कोई पेंटिंग है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह से हम क्रिटिकल थिंकिंग अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि इसके ये मयार है, तो यूनिवर्सली उसके कुछ मयार सेट किया गया है, जिसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अगर आपकी सोच तनकीदी है, आप किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं, है ना? उसको हाँ, वाज़े तौर पे वो कितनी सामने वाले को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। जी, तो ये क्लैरिटी होती है। अब मान लीजिए कोई टॉपिक है, आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं कोई टॉपिक, तो आप कितनी क्लियरली अपने मैसेज को बच्चों तक डिलीवर, अपने आइडियाज़ को बच्चों तक डिलीवर कर पा रही हैं, तो वो क्लैरिटी है। दूसरे इसका मयार है एक्यूरेसी। तो जी, कितना एक्यूरेट है आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने तुलबा को, या फिर एक जनरल हम ये कह रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम डिलीवर कर रहे हैं, तो कितना एक्यूरेटली हम उसको डिलीवर कर रहे हैं। एक्यूरेटली का मतलब फिर ये आ जाएगा कि जैसे आप ये देखिए, लोग कहते हैं कि हमने ये चीज़ देखी शायद, है ना? तो जहाँ पर ये शायद आ गया, तो वहाँ पर उसकी एक्यूरेसी खत्म हो गई। जी, उसकी एक्यूरेसी खत्म हो गई। एक और चीज़ है जो तीसरा स्टैंडर्ड जो प्रिसिशन। बहुत सारे लोग एक्यूरेसी में और प्रिसिशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि एक ही चीज़ है, लेकिन क्योंकि मैं मैथमेटिक्स की हूँ, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा उसकी बारीकी में जाते हैं, और हमें पता है कि प्रिसिशन और एक्यूरेसी अलग-अलग चीज़ है। एक्यूरेट होने का मतलब ये है कि आपने, मान लीजिए आप किसी चीज़ को मेज़र, किसी टेबल को आप उसके डायमेंशंस निकालते हैं, है ना? तो आप मेज़र उसे करते हैं कि कितना इस, जैसे डेसिमल्स में हम बताते हैं। हम ये नहीं कहेंगे, हम अगर मैथमेटिक्स में हम बात करें, मैथमेटिक्स हमें ये एक्यूरेसी और प्रिसिशन बहुत अच्छे से सिखाती है। तो एक्यूरेसी ये होती है कि अगर कोई सेंटीमीटर्स में है, 15.5 सेंटीमीटर्स है मान लीजिए, तो हम वो 16 नहीं कहेंगे, है ना? 15.5 ही है। ठीक है, अगर राउंड ऑफ करने की बात आएगी, तो अगर 0.5 से बड़ा है तो ही हम राउंड ऑफ करेंगे, वरना हम राउंड ऑफ नहीं करते। तो ये पॉइंट्स कभी डेसिमल के बाद इवन 0 का भी वैल्यू होती है, तो ये एक्यूरेसी है। लेकिन प्रिसिशन ये होता है कि कितना टू द पॉइंट है, ये कितना टू द पॉइंट है कोई भी हमारी जो बात है, या प्रिसिशन। तो हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ एक्यूरेट तो हो सकती है, लेकिन टू द पॉइंट नहीं है। मान लीजिए किसी ने ये कहा कि आप ओवरवेट हैं, है ना? आप ओवरवेट हैं, तो ये एक्यूरेट तो हो सकती है कि ठीक है, मान लीजिए जो बीएमआई इंडेक्स है उसके मुताबिक जो है आपका वेट ज़्यादा है, सही बात है, आपका वेट ज़्यादा है बीएमआई, लेकिन प्रिसिशन ये कहता है कि कितना ज़्यादा है, हाउ मच, है ना? तो ये प्रिसिशन और एक्यूरेसी में फ़र्क है। तो इसीलिए अगर आप क्रिटिकली सोचते हैं, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मान लीजिए आप कोई इंसिडेंट बयान कर रहे हैं, तो आप ये कहें कि मैंने ये किसी का कोई इंसिडेंट होते हुए, कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो ट्यूसडे था और आप कह दें मंडे था, या शायद वेडनेसडे था। नहीं, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज अबाउट इट। चौथा इसका जो स्टैंडर्ड है वो है रेलेवेंस, मुताबिकत, कि ये कितना मुताबिकत रखता है। कोई चीज़ क्लियर हो सकती है, एक्यूरेट हो सकती है, प्रिसाइज हो सकती है, लेकिन आपकी बात से मुताबिकत नहीं रखती होगी,
तो वो क्रिटिकली नहीं है, हम ये कहेंगे क्रिटिकल सोच नहीं है ना? जी। आप अब मान लीजिए हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं और मैं आपको ज़हानत के स्टैंडर्ड्स बताती रहूँ, तो ये ज़हानत के स्टैंडर्ड्स जो मैं बताऊँगी वो तो सही होगा, है ना? एक्यूरेट लेकिन हो सकते हैं, लेकिन वो रेलेवेंस नहीं हो जी, रेलेवेंस रेलेवेंस नहीं है, है ना? बिल्कुल। उसकी मुताबिकत नहीं है हमारी बात से। हुँ, दूसरी ये कि 5th जो इसका स्टैंडर्ड है, वो है डेप्थ, गहराई, कि कितनी गहराई है आपकी बात में। सुपरफिशियल तो नहीं है आपकी बात कि जैसे हम अपनी आम ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे आप पोस्टर्स देखते हैं, स्लोगन्स देखते हैं। जी। मान लीजिए जैसे कि से नो टू ड्रग्स, है ना? अब आप बच्चों के सामने ये कहें से नो टू ड्रग्स, आप पूरे स्कूल में पोस्टर्स लगा दें, से नो टू ड्रग्स, ठीक है? तो जी। बच्चे इससे क्या समझेंगे? क्यों? आखिर क्यों? है ना? ये एकदम सुपरफिशियल सी बात है। आप उनको रीज़न दीजिए, लॉजिक दीजिए, लॉजिक उसकी जी। गहराई जी, उसकी गहराई बताइए कि उसके नुकसानात क्या हैं, ये क्या चीज़ है, किस तरह से शुरुआत होती है, किस तरह से ये एडिक्टिव बन जाती है। तो ये गहराई है कि क्रिटिकली अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, तनकीदी सोच है आपकी, तो आप अपनी बात की गहराई को भी जानते होंगे। आप सुपरफिशियल बात नहीं करेंगे कि आपने कहीं से कोई बात सुनी और आपने उसको बयान करना शुरू कर दिया। 6th स्टैंडर्ड जो है उसका हम ये कहते हैं ब्रेथ, है ना? उसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई ये नहीं कि हम उसको कितना नाप रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये कितना चौड़ा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि चौड़ाई का मतलब ये होता है कि क्या हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम उसका दूसरा पहलू देख सकें? ये उसकी हम ये मुख्तलिफ कहते हैं ये ज़ाविये से पूछना उस पे। जी, जी। जैसे मैंने कहा कि हर किसी के अपना परसेप्शंस होते हैं, वो क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस लाइफ में हुआ होता है, अच्छा या बुरा, तो हम उसी तरह से अपने परसेप्शंस बना लेते हैं। मान लीजिए आप किसी नए शहर में आए हैं, आपका सारे बुरे लोगों से मतलब ताल्लुक पड़ा और फिर आपका एक ज़हन में ये बन जाएगा, ये आपका ये ज़हन बन जाएगा, आपकी ये सोच बन जाएगी कि यहाँ के लोग शायद अच्छे नहीं हैं, है ना? या कहीं आप गए हैं और वहाँ आप सब लोगों से अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हुई है तो आपकी ये एक सोच बन जाती है कि यहाँ के सारे लोग अच्छे हैं। तो ये अच्छा। हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। तो जी, जी। क्या लेकिन अब मान लीजिए कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन क्या वो वाक़ई अच्छा है कि नहीं, है ना? अगर हम क्रिटिकल सोच रखते हैं, तो हमारे अंदर ये सलाहियत होगी कि हम उसका दूसरा पहलू भी जाँच सकें। अगर देख कोई हमें सकते बता रहा है कि ये चीज़ जो है ऐसी नहीं है या ये चीज़ ने ऐसे नुकसान कर दिया। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी ने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट जो है वो नुकसानदेह है। कोल्ड ड्रिंक है या फिर आजकल तो बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो आपको अच्छी लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा है तो ये अच्छी है तो ना? आप इसके यानी दूसरे कोई पहलू भी को भी चीज़ जान अगर हम देखते हैं, अगर उसकी अच्छाई पर बात करें या उसकी बुराई पर जी, बात करें, तो सिर्फ़ उसके एक पहलू को ना देखें, उसके अलग-अलग पहलुओं को भी हमें देखना होगा। अलग पहलू को भी जी। देखें बायस फ्री होके। हुँ। द 7वाँ जो है मैं कहूँगी कि लॉजिक, मंतक जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है हमारी क्रिटिकल सोच के लिए क्योंकि अगर हम लॉजिकली तज्ज़िया नहीं करेंगे किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, तो शायद हम उसके सही और ऑप्टिमल हम हमारे मैथमेटिक्स में एक वो ऑपरेशनल रिसर्च में होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना। मतलब जो जी। सबसे ज़्यादा मतलब आप सबसे कम इनपुट दें उसमें, आपका हुँ। इनपुट कम से कम लगे और आपको आउटपुट मैक्सिमम मिले। तो हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम। जी, क्रिटिकल थिंकिंग एक एक इस तरह की सलाहियत है कि आप जब लॉजिक का ज़ाहिर-सी बात है इस्तेमाल करेंगे, तो आपको अपनी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, है ना? जिसमें आपको कम से कम इनपुट देना होगा और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। जी, और जी। लास्ट स्टैंडर्ड जो इसके बारे में बात करूँगी वो है फेयरनेस कि आप कितना इंसाफ़ पसंद हैं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। अगर हम क्रिटिकल सोच, तनकीदी सोच रखते हैं, तो हम इंसाफ़ पसंद होंगे ही। उसमें फिर जी, हम ये नहीं देखेंगे कि ये हमारे इलाके से है। अगर आपको 2 लोगों में इंसाफ़ कायम करना है, आप क्रिटिकल सोच रखते हैं, आप किसी सिचुएशन का बयान कर रहे हैं, तो आप ये नहीं देखेंगे कि ये मेरे इलाके से है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई-बंधु है। आप ये सारे फैक्टर्स आपके लिए मायने नहीं रखेंगे। आप आप इंसाफ़ को एक एस्टेब्लिश जस्टिस करें। होना, इंसाफ जी, पसंद होना आपके जस्टिस लिए ज़रूरी है। जी, जी। जी मैम, हम तो बात कर रहे थे इसके स्टैंडर्ड्स पर। अभी हम यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे। You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show.
रेडियो मानो 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 एफएम। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। आज़ादी की हिफाजत न करने वाला गुलामी में गिरफ्तार हो जाता है। Ralph Waldo Emerson once said, "Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail." विनोबा भावे कहते हैं, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए जहां ना आदर है, ना जीविका, ना मित्र, ना परिवार और ना ही ज्ञान की आशा। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. ब्रेक के बाद एक बार फिर दोस्तों आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम आमोजिश में क्रिटिकल थिंकिंग यानी तंकीदी सोच पर। हमारे साथ डॉक्टर नुशैबा अंजर बनी हुई हैं। मैम, क्रिटिकल थिंकिंग के फ़वाइद क्या हैं? देखिए, जितनी देर हमने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात की, मुझे लगता है कि उसके फ़वाइद भी हमने हैंड साथ के साथ साइमल्टेनियसली डिस्कस किए हैं। कि जाहिर सी बात है कि जब आपको इंसाफ इस्टेब्लिश करना है, आपको लॉजिकली सोचना है, तो अगर हम उसको 2 कैटेगरी में बांट के देखें कि वर्क प्लेस पर हमें किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगी, तो जाहिर सी बात है आजकल के ज़माने में जहां देखिए कि एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये बेदारी है कि लोग एनरोल कर रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेहनत करके बहुत सारे लोग वैसे भी डिग्री हासिल कर ले रहे हैं। तो अब अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप मतलब वैकेंसी देंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते हैं। अब आपके पास ऐसा क्या क्राइटेरिया है, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिससे आप उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे? तो डेफिनेटली सारे एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि एक गुड थिंकिंग स्किल्स हों हमारे एम्प्लॉय के पास, और दूसरा ये कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हों। तो वर्क प्लेस पे जाहिर सी बात है किसी प्रॉब्लम को या फिर जो चैलेंजेस हैं उनको डील करने में आपको क्रिटिकल थिंकिंग तो फ़ायदा पहुंचाती ही है। और अगर हम रोज़मर्रा की लाइफ में देखें तो आप बेवकूफ़ बनने से बच जाते हैं, जाहिर सी बात है। जब आप सोचेंगे हर चीज़ को लॉजिकली, और इतने सारे पहलू मैंने बताए हैं, अगर आप उन स्टैंडर्ड्स पे अगर किसी चीज़ को परखेंगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी इंसान आपको बेवकूफ़ बना सकता है। बिल्कुल। और सबसे अहम जो मैं कहूँगी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, वो हम सभी को ज़रूरत है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा सिटीज़न बनने के लिए, ताकि हम फेयरली जज कर सकें और एक कॉमन इंटरेस्ट की तरफ काम कर सकें, ताकि हम अपने आप से पूछें कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन का हम यकीन जो करें। आप देखिए कि अब तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं हमारे पास, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम तक पहुंच रही है, तो क्या उसमें कितनी सच्चाई है, कितना लॉजिक है, और हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकें कहीं पर, अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। और दूसरा ये कि हम एक कॉमन इंटरेस्ट जो हमारा है कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, तो उसके लिए हमारे अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत अहम जी। है। अब मैम, क्या क्रिटिकल थिंकिंग में कोई चीज़ रुकावट बनती है? इसके बैरियर्स क्या हो सकते हैं? ये
जी, बड़ी एक मतलब ये सानेहा है क्रिटिकल थिंकिंग का कि हम सोचते हैं कि ये इतनी अच्छी सोच है, तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्रिटिकल थिंकिंग होती होगी। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग आयरनिकली क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी अनकॉमन। क कहते हैं ना कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन। तो ऐसा क्यों है? जब इतने ज़हीन लोग हैं, इतने पढ़े-लिखे लोग हैं हमारे अराउंड, तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इतनी अनकॉमन क्यों है? मैंने आपको बताया था कि देखिए इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं। वो ये कि ईगोसेंट्रिसिज़्म भी एक वजह है कि बहुत सारे लोगों में ईगो होती है। आप उनको जब कोई बात बताते हैं, कोई लॉजिक किसी चीज़ का मंतक देते हैं, तो वो उस बात पर यकीन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका ईगो सैटिस्फैक्शन नहीं होता है ना? कहीं सोशल सेंट्रिसिज्म होता है कि भाई मेरे मेरे ग्रुप के लोग हैं, मेरे मेरे वतन के लोग हैं, तो उनका फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए मैं सही बात नहीं मानूँगा। तो ये जो हमारे पर्सनल और वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कहीं पर जो है हमारा पर्सनल बायस होता है कि हमारा हमारा फ़ायदा है इसमें, इसीलिए हम ये बात नहीं मानेंगे, वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमारी जी। मदद करते हैं ये सोचने में कि आखिर इसके बैरियर्स भी क्या होंगे? ज़ाहिर-सी बात है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें रोकती हैं, या फिर आप ज़ाहिर-सी बात है आपके अंदर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा इंसाफ पसंदी नहीं है और आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, आप उनको दबाना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये आपके ज़हन में होगा कि नहीं, मुझे क्रिटिकली नहीं सोचना है और मुझे इनको एक्सप्लॉइट करना है, इसीलिए मैं इनकी सही बात को नहीं मानूँगा। तो ये सारे बैरियर्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। बहुत शुक्रिया मैम। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम आमोजिश में हम बात कर रहे थे तंकीदी सोच पर यानी क्रिटिकल थिंकिंग पर। हमारे साथ डॉक्टर नुशैबा अंजर मैम थी, जिन्होंने तंकीदी सोच के मुख्तलिफ पहलुओं, उसके अक़साम, उसके स्टैंडर्ड, तमाम चीज़ों की बेहतरीन तरीके से वजाहत की। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बनी रहीं। अब फिर आज के इस प्रोग्राम को हम यही ख़त्म करते हैं और आमोजिश के इस प्रोग्राम में हम अगले किसी टॉपिक के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। आदाब। आप सुन रहे थे आमोजिश रेडियो मानो 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM.